हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू द चैनल। यार आज काफ़ी टाइम हो गया था, कोई वीडियो तो नहीं डाले। आज का जो टॉपिक है, आज बात करेंगे एक शॉर्ट कोशिश करूँगा कम ही हो, ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो। बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में, केवीएस इंटरव्यू स्पेसिफिकली। ये टॉपिक थोड़ा सा मुझे खुद भी परेशान कर रहा है। रीजंस अलग हैं। देखिए, हो क्या रहा है, जितना मैं यूट्यूब पे देख पा रहा हूँ, जितना मैं और इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहा हूँ, हर वीडियो जो इंटरव्यू से रिलेटेड बन रहा है बहुत ही बेसिक्स बातें बता रहे हैं यार। वो जो मतलब जिनको बताने का बहुत ज़्यादा सेंस ही नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ाई की है, तो उतना तो सबको ही पता है कि यार हाँ, ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, हड़बड़ाइए मत, कॉन्फिडेंस ना हो, की टेंशन ना हो। भाई ये सब तो सबको ही पता है भाई, इसमें कहाँ टेंशन है। ये होना अगर इतना ही आसान होता तो बात ही क्या होती फिर। कॉन्फिडेंस का जो इशू है, कॉन्फिडेंस आता है हमेशा किसी टेंशन की वजह से। जैसे आपको लगता है कि मे बी आपकी लैंग्वेज उतनी अच्छी ना हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो, तो वो रातों रात, हफ्ते भर में, एक महीने में इतना जल्दी सही नहीं हो जाएगी। बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को अचानक से कमांड कर पाना, खास करके इम्प्रेसिव लेवल पे ले आ पाना। या तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस इशूज हो सकते हैं, मे बी ड्यू टू योर लैक ऑफ नॉलेज। आपको लगता हो कि शायद उतना मेरे अंदर नॉलेज नहीं है कि स्पॉन्टेनियस रैंडम क्वेश्चंस का मैं जवाब दे पाऊँ। मे बी वो इश्यूज हो सकते हैं। चाहे इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का इशू हो सकता है कि भाई मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, और आपको लग रहा हो कि इंग्लिश को ज़्यादा वरीयता मिलती है क्योंकि हाँ, ऑल इंडिया स्कूल्स तो हैं ही है। तो इंग्लिश की जानकारी होने का कहीं ना कहीं छोटा ही सही लेकिन थोड़ा फ़ायदा तो होता ही होगा, क्योंकि आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, आपको अडेप्ट करने में ईजी होगा। तो ये चीज़ें तो हर कोई बता रहा है, इसका सोल्यूशन कोई नहीं बता पा रहा। सब बोल रहे हैं बस कोर्स ले लो। यार कोर्स तो फालतू है, मुझे तो कोई ढंग के कोर्स अभी तक नहीं दिखे। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ आपको, मैंने यूपीएससी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का पैनल फेस किया हुआ है, एक ही बार किया ऑब्वियसली लाइफ में। उससे बड़ा खतरनाक या डेंजरस पैनल नहीं हो सकता। यूपीएससी से बड़ा कोई इंटरव्यू पैनल नहीं होता, सीधी बात। एंड मैं आपको ये सब सीधे बता रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा जो बात करते हैं ना लोग, ये ऐसे होना चाहिए, हैंड गेस्चर्स, ये नहीं वो नहीं, बहुत ज़्यादा सब फालतू की बातें हैं। बहुत सही क्लियर कट बता रहा हूँ, इतना मैटर नहीं करता। एंड ऑफ द डे जो मैंने रियलाइज़ किया मेरे यूपीएससी इंटरव्यू में, नॉलेज ज़्यादा मैटर करेगी। मैं बहुत क्लीशे लगेगा सुन के, बट यस, अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए जितना हो सके। प्लीज़ रिवीजन करिए, वही जो बुक्स आप पहले पढ़ रहे थे टीयर 2 के लिए, 1 के लिए, उन्हीं को फिर से रिवाइज कीजिए। मैं आपको यही कहूँगा। बस अब ये जो आपको फोकस करना है ना, ये आपको फोकस करना है एज अ सब्जेक्टिव टाइप का, कि जैसे कैसे मैं किसी चीज़ को समझाऊंगा। मुझे बोलना, अगर मुझे कोई भी टॉपिक आप पढ़े ना, उसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए कि मुझे किसी को एक्सप्लेन करना हो तो मैं क्या बोलूँगा, कैसे कोई स्टोरी बन सकती है क्या, क्या कोई एनेक्डोट या कोई रियल लाइफ एग्जांपल कुछ यूज़ हो सकता है क्या। ये चीज़ों पे फोकस करना है अब आपको बस। कैमरा क्या हो रहा है, क्योंकि जो कोर्सेज देख रहा हूँ उसमें फिर वही घिसे पिटे पुराने पीडीएफ्स होते हैं यार। उसमें मेरे पास, मैंने भी लिया था उस समय, कुछ ज़्यादा काम के नहीं थे उसमें, दुनिया भर की फालतू। उसमें 150,000 क्वेश्चन दे दिए थे। रोबोटिकली आप उन क्वेश्चंस के आंसर बना के नहीं जा सकते, वो बेकार की चीज़ें होती हैं। कुछ बेसिक्स अपने बारे में क्लियर कट रही है। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो फिर तो मुश्किल ही है आपका। आपको खुद इतना होना चाहिए कि आपकी खुद की नीड्स क्या हैं, आपकी खुद की यूएसपीज क्या हैं, आप क्यों करना चाहते हैं कोई जॉब। उसमें कोई बहुत महान रीज़न नहीं देना होता इन चीज़ों में। बी प्रैक्टिकल, बी नॉर्मल, कि यार ठीक है मुझे पसंद था, ये मेरी स्किल्स का पार्ट है। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, मुझे इंगेज करना बच्चों से पसंद है, मुझे हेल्प करना लोगों की पसंद है, और ये एक अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब भी मानी जाती है, सोशल इसकी रिस्पेक्ट है। और आई थिंक इसमें मैं अपने आप की, अपनी फाइनेंशियल इकोनॉमिक नीड्स पूरी करने के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी, आई कैन हेल्प द फ्यूचर जनरेशन्स। तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है, मुझे इस चीज़ से अच्छा फील होता है। ये वाली बात है, ऐसा ही कुछ, मतलब यही घूम फिर के बात यही होती है। यही रीज़न है, मेरा यही रीज़न है कि पैसे तो आप बहुत जगह कमा सकते हो, बट इसके साथ साथ एक होता है ना कि एक सेल्फ फुलफिलमेंट वाली फीलिंग आती है कि भाई समाज के लिए भी कुछ किया। हो सकता है नहीं, दो लोगों को भी, दो बच्चों को भी अगर आपने ऐसा कर दिया कि भाई नहीं, वो इंस्पायर हुए आपसे, तो आपका सफल हो गया फिर करियर। आप अच्छे वैल्यूज़ इंस्टिल कर पाए, लोगों को हेल्प कर पाए एकेडमिकली, तो बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए। यही चीज़ें होती हैं। आपको क्लियर कट अपने बारे में कॉन्शियस होना चाहिए अपना। ये चीज़ फोकस कर लीजिए, अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी कीजिए, फिर
थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इशू है बोलने वगैरह में तो प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा यही होता है। कैमरे के सामने बोलिए, मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, हड़बड़ाइए मत एंड टेक इट स्लो। तो मैं बताऊंगा, ये मेरी खुद की इशू थी, मैंने नोटिस किया था, मैंने इस पर वर्क भी किया था। मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी प्रॉपर सेक्रेटरी लेवल के मेंबर्स थे जो पहले प्रीवियस ईयर मेंबर रहे हैं यूपीएससी के। उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी कि कीप इट स्लो, बहुत ज़्यादा तेज़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है। थिंक अबाउट इट, टेक पॉजेस, रुकिए, सोचिए, आराम से जवाब दीजिए। एंड हाँ, चेहरा बस मायूस मत बना के रखिएगा। स्माइल ऐसा भी नहीं ज़बरदस्ती स्माइल किए जा रहे हैं, ये भी नहीं करना होता। जस्ट कीप इट कैजुअल, नॉर्मल, मतलब लगे कि हाँ एक न्यूट्रल फेस है, आप इंजॉय कर रहे हैं चीज़ों को, कि इंटरेस्टेड लगिए कि हाँ चलिए ये चीज़ मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, आई वॉन्ट टू बी हियर, लगना चाहिए पैनल को ये बात। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आपको बुला लिया, आप एकदम परेशान है, जल्दी से ख़त्म हो, मैं भागूँ यहाँ से, एटलीस्ट ये तो ना फील हो। तो ये चीज़ है, प्रोफेशनलिज्म का है। मैं अपना इशू बता रहा हूँ, मुझे इशू आ कर रहा है, मुझे स्पीकिंग का टेंशन नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस का इश्यूज़ नहीं है, और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इशू है सब्जेक्ट नॉलेज को लेके। थोड़ा बहुत जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ऐसा है एसएसटी में भाई, काफ़ी चीज़ें रटने वाली भी होती हैं, बट वो चीज़ें हो जाएंगी, वो देख लूँगा, हो जाएगा। मुझे इशू है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा एज अ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग का, कि किसी स्कूल में पढ़ाया हो, किसी ऐसी जगहों का मेरे पास कोई मतलब है नहीं ऐसा एक्सपीरियंस। मैंने इनफॉर्मली लोगों को पढ़ाया है कि चलो मैं मदद कर देता हूँ, तुम्हारी बोर्ड्स एग्जाम से पहले बच्चों को हेल्प की है मैंने। तो प्रोफेशनल टीचिंग में यार डिफरेंस होता है। मेरा पूरा इशू घूम फिर के आ रहा है डेमो टीचिंग में, क्योंकि मेरी जो अभी तक की स्टडी स्ट्रेटेजी रही है, जो मेरा अपना फोटे रहा है, मैं मल्टी डायमेंशनल स्टडी में बिलीव रखता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाता हूँ, मल्टीपल ब्रांचिंग करता हूँ कि चलो ये चीज़ यहाँ कनेक्ट हो रही हैं, ये आयाम भी हैं, डिफरेंट आयाम है, कैसे सोचना है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है आपके यूपीसीएस आईएएस वगैरह की स्टडी में। ये चीज़ें एक तरीके से ज़रूरी हो जाती हैं आपको सीखना। बट जो आपका डेमो होगा ना, मुश्किल से 5-7 मिनट का होने वाला है। एक टॉपिक को 5 मिनट में स्टार्ट करना, उसके मेन पॉइंट्स को कवर करना, एग्जाम्पल्स का यूज़ करना, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना, बच्चों को इंगेज रखना, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज़ करना, स्टोरी टेलिंग मेथड, ये सब चीज़ें सब कुछ करके और कंक्लूड कर पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल, बड़ा हरक्यूलियन टास्क है, इसको कहा जाएगा। इतना आसान नहीं है। मुझे एक्चुअली दिक्कत टाइम फ्रेम की हो रही है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की क्लास पढ़ाना ज़्यादा आसान है ये 5 मिनट से, क्योंकि इसमें गेम है, आप स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो अपनी नॉलेज को, स्ट्रक्चरिंग ही मेन होगा। और इस चीज़ का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, मुझे ये चीज़ सीखनी है कि कैसे, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे टॉपिक तो यार पीआरटी के आप फिर भी कर सकते हो, चलो पोएम हो गई, मैथ पढ़ाना है आपको, फ्रैक्शन पढ़ाना है, उसके तो घिसे पिटे काफ़ी तरीके हैं कि चलो हाँ सर्कल बना दिया, चॉकलेट बना दिया, उसको डिवाइड कर दिया, ये सब ठीक है। बट जब आप टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल पे जा रहे हो, जहाँ पे, एक सेकेंड भाई क्या हो रहा है, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आप 9th 10th के स्टूडेंट को, हायर लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे ये चीज़ें नहीं काम आती हैं। आपको एसएसटी पढ़ाना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है, आप उसमें कैसे उसको रोचक बनाओगे, ये इतना आसान नहीं हो जाता। जब आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक के बारे में सोचोगे, तो कि चलो रिवर्स को मुझे पढ़ाना है, तो उसको कैसे आप कनेक्ट करोगे रियल लाइफ से, वो मुश्किल काम हो जाता है। तो ये और ये चीज़ें ज़रूरी हैं। एज अ इंटरव्यूअर देखेगा वो आपकी यही स्किल्स तो देख रहा है वो, कि कैसे आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो रियल लाइफ से, बच्चों से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो, उनको इंगेज कैसे कर पा रहे हो, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हो उनकी क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए। ये टॉपिक वाइज बहुत डिफर करेगा, हर टॉपिक का अलग स्ट्रैटेजी हो जाता है, तो ये मास्टर कर पाना मुश्किल है। तो फ़िलहाल तो जो मेरी स्ट्रेटजी मुझे दिख रही है कि मैं एटलीस्ट, मेरे तो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं भाई, तो मैंने चारों के एटलीस्ट, मैं तो सोच रहा हूँ एक क्या 2-2 टॉपिक प्रिपेयर करके जाऊँ, सबके एक माइंड मैप टाइप के एक पेजर नोट्स बना लूँ। और नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बैठ के उसमें डेटा रखना है आपको, नोट्स का मतलब आपको स्ट्रक्चर बना लो कि अगर मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन करना होगा तो मैं इंट्रोड्यूस उसको कैसे करूँगा, कोई एनेक्डोट है, कोई चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो रिवर्स की ही बात कर लेते हैं, चलो ज्योग्राफी में मुझे पढ़ाना है हिमालयन रिवर्स एंड साउथ इंडियन रिवर्स वगैरह का पेनिनसुलर में। तो हिमालयन रिवर्स क्यों पेरिनियल होते हैं, क्योंकि उनका एक तो माउंटेन से आती हैं, ग्लेशियर्स वगैरह सोर्स होता है जो हमेशा ठंडा रहता है यहाँ पे, और ऊपर से नीचे बहती हैं, तो ये होता है ना कि वाटर का फ्लो हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है। तो मे भी आप इसको थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो कि पहाड़ों से क्यों निकलती हैं,
कि बच्चों आपने घर में देखा होगा आपकी टंकी होगी, टंकी कहाँ आपके घर में लगी हुई है, फर्स्ट फ्लोर पे है या छत पे है या कहाँ है? हमेशा देखिए टंकियाँ छत पे ही होती हैं। फिर कहते हो कि क्योंकि टंकी से ऊपर से नीचे पानी इजीली फ्लो कर देता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बट ऊपर पानी भेजने के लिए हमें उसी के लिए मोटर लगाना पड़ता है इलेक्ट्रिकली, जो कि प्रेशर क्रिएट करता है, तब पानी ऊपर चढ़ पाता है। तो इससे आप थोड़ा कर सकते हो ना कि हम मतलब क्यों हायर लेवल टू लोअर लेवल पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, नीचे की तरफ बहती आती हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाती कभी। साउथ इंडिया में वही पेनिनसुलर आपका वेस्टर्न घाट से होता है, वेस्टर्न घाट ऊंचा है, वहाँ से अक्सर बहती हैं नदियाँ। तो ये ऐसी चीज़ें, मतलब ये एग्जाम्पल था एक जनरल, मैं उसके डीप में चाहिए, मतलब एक बात बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें करना मुश्किल हो जाता, तो मैं सोच रहा हूँ चार सब्जेक्ट, दो टॉपिक, ऐसे कुछ अच्छे टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक्स, थोड़े उसके मतलब माइंड मैप्स क्रिएट कर लूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, और प्रोग्रेशन क्या होगा, पहले ये, फिर ये बातें बताएंगे कि ये डिफ्रेंसिएशन होता है, ये इनके फीचर्स होते हैं, या ऐसा हुआ फिर क्या हुआ, क्रोनोलॉजी, जो भी डिमांड है उस टॉपिक की, ऐसे आपको कुछ बना लीजिए और उस अपना खुद का बना लीजिए। फिलहाल मैं यही आपसे कहूँगा, अगर आप सेल्फ स्टडी जो भी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आप अभी भी फोकस करेंगे अपने सब्जेक्ट पे ही, सब्जेक्ट नॉलेज अपनी स्ट्रांग करिए, जितना ज़्यादा स्ट्रांग करें, क्योंकि जितना वो अच्छा होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप अनशेकेबल हो जाएगा। मैं अपने यूपीएससी के इंटरव्यू का एक बताता हूँ। मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू स्टार्ट ही हुआ, बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस सर बताइए, खत्म, तुरंत इंट्रोडक्शन हुआ, जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे वो, बायोडाटा वेटा पढ़ते रहते हैं। उसके बाद से जो मैम थी, किस्मत मेरी इतनी ख़राब थी कि मैम भी पॉलिटिकल साइंस साइड से ही थी आई थिंक। अब मेरा मास्टर्स हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, और वो इंटरव्यू डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया, वो पता चला पूरा पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स की तरफ चला गया। पहला ही क्वेश्चन, पूरे इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन मेरे से मैम पूछती हैं, टेल मी समथिंग अबाउट हीगेलियन डायलेक्टिक्स। आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, जो पॉलिटी के स्टूडेंट है वो शायद जानते, हीगल थिंकर थे, हीगलियन डायलेक्टिक्स से क्वेश्चन आ गया। मुझे ये चीज़ें पढ़े ज़माने हो गए थे, मैंने नहीं पढ़ी थी ये चीज़ें, रिवाइज भी नहीं की थी, मुझे कुछ नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कहा सॉरी मैम, आई कैन नॉट रिमेंबर, पहला ही सवाल का मैंने सॉरी बोल दिया था। फिर कह रहे अच्छा कोई और थिंकर्स जो इस चीज़ को आगे बढ़ाया हो, इस प्रथा को, चीज़ें, मैं कहा मैम मुझे हीगलियन डायलेक्टिक्स ही याद नहीं आ रहा कि था क्या, तो मैं ये कैसे बताऊं कि कौन और आगे बढ़ाया उसको और उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई, मुझे हीगलियन डायलेक्टिक्स याद ही नहीं आ रहा है क्या होता था। ऐसे ऐसे चीज़ें हो, तो उन्होंने पूछा भी, कह रहे पॉलिटी आप तो पढ़े। मैं कहा मैम काफ़ी टाइम हो गया एंड आई डिड नॉट रिवाइज इट। कह रही अरे मैं भी तो 20-25 साल हो गए। अब मैं बोलूँ क्या उनसे, मैं बोल तो नहीं सकता मैम, कह रहा वर्ड कैसे मैम, आई जस्ट कैन नॉट रिमेंबर इट राइट नाउ। मैं कहना तो ये चाहता था, कह रहे आपको भी 4-5 चीज़ें ही याद होंगी जो आप मुझसे पूछ रहे हो, आपको सब कुछ थोड़ा नहीं याद होगा। अगर मैं ही पूछने लगूँ पॉलिटिकल साइंस से आपसे क्वेश्चन, तो 20-25 साल पहले आपको याद थोड़े ना आएगा वो सब। आपको 4-5 चीज़ें घूम फिर के याद आ रही हैं, आप वही पूछ रहे हो मुझसे, होता तो यही है। क्योंकि इतना कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नॉलेज उनके पास, ये काम नहीं बैठ के किताबें नहीं पढ़ रहे वो लोग, उनको कुछ जनरल 5-8 चीज़ें याद हैं हर सब्जेक्ट की, वही चीज़ें वो पूछते हैं सबसे। तो देखिए वहीं से कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो जाता है कि यार स्टार्टिंग में ही गलतियाँ हो गई, नहीं आ रहा था क्वेश्चन, तो ये चीज़ें होती हैं। मेरे से 1-2 क्वेश्चन और पूछ दिए, उस समय ये ट्रम्प वाला सीन चल रहा था, ट्रम्प सेकेंड टाइम जीते थे यूएस में, तो इलेक्शंस हुए थे। मैं उसके पूरे जियो पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट वगैरह पढ़ के गया था कि ट्रम्प की ये पॉलिसी है, इंडिया अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, इंडिया पे टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, ये चीज़ें हैं, क्या इसका इफेक्ट पड़ सकता है ग्लोबल एरिना में। मेरे से पूछा क्या एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन कि अच्छा यूएस में जो इलेक्शंस होते हैं उसका मैकेनिज्म समझा दीजिए मुझे, कैसे इंडिया के मैकेनिज्म से डिफरेंट है। मैं वहाँ ट्रम्प हो गया, मैं से बता, मैं ही ट्रम्प हो गया, मैं खत्म हो गया, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था यूएस का पूरा मैकेनिज्म। मुझे बस एक बेसिक याद आ रहा था कि चलो कि प्रेसिडेंट का वहाँ का कैसे चलता है, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट उनका स्टेट वाला सिस्टम, सेनेट में कि 2 सीट्स होती हैं पर स्टेट, ये सब जो पूरा सिस्टम उनका वो नहीं याद आ रहा था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे दिमाग में कुछ सोच के भी नहीं याद आया। तो ये चीज़ें होंगी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो मेरा अभी ये फोकस अपने बेसिक स्किल्स पे कीजिए, वो टॉपिक्स एंड वो चीज़ें आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए जो कि एक ऑब्वियस है आपके सब्जेक्ट के लिए। कि आप इंग्लिश के टीचर हों, आप नाउन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आप एडजेक्टिव एडवर्ब को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, या आप बता नहीं पा रहे कि क्यों ये गलत है सेंटेंस फॉर्मेशन, ये इनडायरेक्टली क्यों नहीं है, ये बेसिक्स हैं जो आपको आनी ही चाहिए। हर सब्जेक्ट के अपने टॉपिक्स होते हैं, उन पर फोकस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होने वाला है। और हाँ ठीक है, अगर आपको समझ में आता है कोई कोर्स वगैरह आपको समझ में आता है जिससे आप मॉक दे सके, तो ऑब्वियसली दे दीजिए, आपका फ़ायदा ही है। मैं अभी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, 1-2 मैंने देखे हैं, द टीचर करके एक चैनल है, उन पे मैंने देखा 1000 रुपये मिल रहा है। मे बी मैं कुछ ऐसा ही लूँगा, अगर लूँगा भी तो जो सस्ता हो, मैं बहुत ज़्यादा इस पर पैसे खर्च करने का मूड नहीं है मेरा।
मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं सोच रहा हूँ अपनी जो मुझे पता है मेरी कमियाँ भी क्या हैं, तो मैं उस पे वर्क करने वाला हूँ, उन्हीं को सुधारूँगा। अब मुझे बेसिकली अपनी कमी एक यही दिख रही है कि वो जो बोर्ड वर्क होने वाला है, मैंने बोर्ड वर्क नहीं किया। चॉक से मुझे लिखना नहीं आता अभी बोर्ड पे ढंग से, मेरी बहुत गंदी राइटिंग होती है, तो उस पे मैं सोच रहा हूँ काम कर लूँ। अपने हर सब्जेक्ट के 2-2 टॉपिक्स अच्छे प्रिपेयर कर लूँ, बढ़िया माइंड मैप टाइप का बना के मल्टीपल रिवीजन कर लूँ उनका, और अपने की सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत और रिवाइज कर लूँ। तो फिलहाल तो मेरी स्ट्रैटेजी यही समझ में आ रही है मुझे। आप सब अपने शेयर कीजिए, आपको क्या लगता है क्या सही प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसकी, कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना सही भी है कि नहीं ये मॉक वगैरह पे। ऑफलाइन मॉक का मुझे बहुत ज़्यादा सेंस भी नहीं दिख रहा, क्या ही हो जाएगा ऑफलाइन मॉक में, तो मुझसे वो पढ़वा भी नहीं पाएंगे। अब मेरा इशू वही है, और मुझे यूट्यूब पे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है यार जो दिखाए प्रॉपर कि एक अच्छे लेवल के टॉपिक को, कि ये पीआरटी वाला तो बहुत दिख जा रहा है, ज़्यादा चीज़ें पीआरटी की अवेलेबल हैं। टीजीटी पीजीटी लेवल पे एक अच्छे टॉपिक को, ज्योग्राफी इकॉनमी हिस्ट्री के एक अच्छे टॉपिक को 5-6 मिनट में कैसे डेमो दिया जाता है, ये चीज़ करके कहीं जल्दी मिल नहीं रही कोई कंटेंट, बहुत बहुत रेयरली कुछ दिख रहा है काम का। अगर आपको कुछ दिखा हो ऐसा कोई वीडियो, तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए कमेंट में, लिंक ही डाल दीजिए, बेस्ट रहेगा। नहीं तो एटलीस्ट चैनल का नाम, टॉपिक वगैरह कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख दीजिए जिससे लोग सर्च कर सकें, सबकी हेल्प हो जाएगी। सो या फिलहाल तो यही चीज़ें हैं। अब देखिए इस पे क्या होता है। अगर आप सबको थोड़ा डिटेल में जानना है मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को, जो कि यूपीएससी का मैंने दिया था, कि क्या चीज़ें कैसे हुई थी, तो कमेंट करना, हो सकता है उस पर मैं बना दूंगा टाइम मिला तो। हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, वो डिफरेंस थोड़ा अलग लेवल का था, ये थोड़ा अलग होने वाला है। तो वही है, देखते हैं क्या होता है। अब तो फिलहाल ज़्यादा टाइम भी नहीं है सबके पास, जहाँ तक है एंग्जाइटी है ही रिजल्ट की, अभी किसी को कुछ नहीं पता। ऊपर से एक तो EMRS का 50% वाला क्राइटेरिया, मैं उसी से भी उबर नहीं पाया हूँ, पता नहीं क्या ही होने वाला है उसमें। तो फिलहाल तो मेरी यही एडवाइस थी, जो आपको रिकैप कर देता हूँ कि भाई सब्जेक्ट को अपने स्ट्रांग रखो, प्लीज़ वहाँ कमी मत रखने देना। अगर किसी एक पॉइंट में अगर आपका गलती कुछ होता भी है, तो एटलीस्ट 100 में से एक आख ही सेक्शन में से नंबर कटे ना। कम्युनिकेशन ठीक ठाक कर लो, और कॉन्फिडेंस यही सोच के जाओ कि यार देखो करना तो है ही, इंटरव्यू देना तो है ही, कुछ कर नहीं सकते उसमें ज़्यादा, तो बेटर है ना कॉन्फिडेंटली जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो भी मार्क्स ख़राब होने वाले हैं। बेटर है कॉन्फिडेंस में रहो, कुछ ना आए सॉरी बोलो, क्लियर कि नहीं सर याद नहीं आ रहा, तो वो मूव ऑन कर जाते, इतना प्रेस नहीं करते, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यही अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, थोड़ा बहुत स्पीकिंग वगैरह की आदत बना लीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, एक्सप्रेशंस वगैरह देख लीजिए, अपने जेस्चर्स वगैरह करना होता है, बट कोशिश कीजिएगा ज़्यादा पढ़ाते वक्त जेस्चर्स करना। उनसे बात करते वक्त हर चीज़ में ऐसे जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना यूट्यूब पे, ये मेरी आदत है कि ये ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा करने की। वहाँ क्लीन ऐसे हाथ अपने पैर पे ऐसे रखेंगे, बैठे रहेंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस दीजिए, नॉडिंग करिए, ये चीज़ें समझ में आता है। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करिए, जिसने क्वेश्चन पूछा है उसकी तरफ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कीजिए। एक आध बार इधर भी देख लीजिए बोलते बोलते कि यस सर दैट इज़ इट, आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, आई शुड बी अ गुड मैच। ये चीज़ें हैं, हाथ नहीं मतलब बताते होते ऐसे हल्का फुल्का देखना होता है सबको, ये मतलब एक रूम को इंगेज रखिए, इन्हीं चीज़ों पे वर्क कीजिए फिलहाल तो। और फिर रिजल्ट आने का वेट करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है यूट्यूब पे तो वो भी शेयर करेंगे। एक दूसरे की हेल्प कीजिए, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में आता है, कोई टिप्स हैं आपके पास, आप पहले गुजरे हो, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले दे चुके हैं KVSMS का इंटरव्यू, तो उसमें भी कुछ अपने टिप्स दीजिए, कमेंट्स में लिखिए, लोगों के साथ वीडियोस वगैरह शेयर कीजिए। सबकी हेल्प हो, एट द एंड ऑफ द डे टीचर का तो काम यही होता है हेल्प करना, तो अगर अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पहले से डेवलप कीजिए, हेल्प करने के लिए हमेशा आगे आइए जितना हो सके। चलिए दैट्स इट, मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। कुछ अगर काम का होगा तो ज़रूर बनाएंगे, तब तक प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।